नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस पाठशाला में सबकी क्लास लगेगी। यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा। तो पाठशाला में आज बात होगी कि महाराष्ट्र में जो दिख रहा है वो क्या आंखों का धोखा है। आज बात होगी महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे के असली सीक्रेट की, और वो सीक्रेट आज पाठशाला में खुलने जा रहा है। बात होगी 48 घंटे बाद शरद पवार का पूरा खेल समझ में आ चुका है। उसकी क्या समीकरणें हैं ये पाठशाला में आपको बताएंगे आपको कि सरकार से पहले इस्तीफा कौन देगा, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। बात होगी कि क्या धरती पर छठा महाविनाश एक्टिव हो चुका है। बताएंगे आपको कि 10 सेकंड का वो कौन सा टेस्ट है जो तय करेगा कि आप कितना जीने वाले। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला, और सबसे पहले बात महाराष्ट्र के उस सीक्रेट गेम की जिसमें जो दिख रहा है असल में वो हो नहीं रहा है। तो महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे पर हमने पहले ही दिन पाठशाला में बता दिया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने वाली। यह बात उस वक्त बहुत अजीब लग रही होगी आपको, लेकिन अब हालात धीरे धीरे ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये संकेत मिल रहे हैं कि शिवसेना के अंदर की बगावत एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है। उसकी पटकथा लिखी गई और उसी पटकथा के आधार पर यह पूरा फिक्स्ड ड्रामा हो रहा है। कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से बाहर निकलने के लिए इस ड्रामे को रचा गया, ये स्क्रिप्ट लिखी गई, ये पटकथा बनाई। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसकी कुल 5 वजहें हैं जो बिंदुवार तरीके से आपको बताते हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह यह कि 55 विधायकों वाली शिवसेना के 30 से ज्यादा विधायक अचानक मुंबई से सूरत चले जाते हैं और सीएम को इसका इल्म नहीं होता, सीएम को पता नहीं चलता। यह बात आसानी से गले उतरने वाली नहीं। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह कि अगर यह मान लिया जाए, ये मान लेते हैं कि भाई बड़ी संख्या में विधायक अचानक चले गए और सीएम को इसका पता नहीं चला, तो फिर अगले 2 दिन तक करीब 10 विधायकों को मुंबई से गुवाहाटी कैसे जाने दिया गया, उनको रोका कैसे नहीं गया। तीसरी वजह ये 21 जून को विधायकों की बगावत हुई। इसके बाद 4 बार शिवसेना के विधायक दल की बैठक बुलाने की सिर्फ बात की गई, बागियों पर एक्शन की सिर्फ बात हुई, लेकिन अब तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। चौथी बड़ी वजह यह कि एकनाथ शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन पार्टी पर अब भी उन्होंने दावा नहीं किया। उद्धव ठाकरे से पार्टी अध्यक्ष पद की छोड़ने की बात नहीं कही, ना ही ठाकरे ने शिंदे पर सीधा हमला किया। और पांचवी और अहम वजह यह, संजय राउत जो पहले दिन से बार बार बागियों को धमकी दे रहे थे, वो आज अचानक ये कहते हैं कि बागी वापस आ जाएं, बागी बात करें, शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर आ जाएगी। आप जरा संजय राउत को सुनिए कि आज संजय राउत ने क्या कहा। तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये महाविकास आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। महाविकास आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। महाविकास आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। तो संजय राउत कहते हुए आपने सुना कि महाविकास अघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं चाहता तो आइए हम बाहर निकलेंगे। फिक्स्ड मैच की थ्योरी के पक्ष में एक मजबूत तर्क यह भी है कि 3 दिन से महाराष्ट्र में ड्रामा चल रहा है, लेकिन अब वो लेकिन क्या है ये आपको समझने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 3 दिन हो चुके हैं महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे को, जो कुल वक्त अभी तक हो चुका है वो हो चुका है 3 दिन। अब इसमें जो लेकिन का इस्तेमाल किया मैंने, वो क्यों किया? 3 दिन में अभी तक आप नाम लिखकर समझते जाइए, उद्धव ठाकरे जिनकी सरकार के ऊपर संकट की बात कही जा रही थी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है।
इस्तीफा उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया 3 दिन के ड्रामे के बावजूद। दूसरा नाम अभी जो बहुत फेमस है और जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही हैं, वो नाम है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। इनके पास जो है वो शहरी विकास मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है एकनाथ शिंदे के पास। ये कह रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, महाविकास आघाड़ी की सरकार उन्हें भ्रष्ट लगती है। वो कह रहे हैं कि शिवसेना से, इस सरकार और गठबंधन से शिवसेना को बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद अब तक अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। यह हकीकत है आज की तारीख। ना उन्होंने ऐसी कोई भी बात की है कि एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद छोड़ देने वाले। ये दोनों चीजें तो 22 जून यानी कि कल एकनाथ शिंदे ने 34 विधायकों के समर्थन की एक चिट्ठी तैयार की और वो चिट्ठी राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सचिव को लिखी। लेकिन इस चिट्ठी में जो लिखा गया वो संवैधानिक से ज्यादा राजनीतिक था। उस चिट्ठी की कॉपी आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो हिस्से हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं उनको भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वो क्या लिखा गया ये मैं आपको लगातार बता भी रहा हूं। इस चिट्ठी में एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने की अपील की। एकनाथ शिंदे ने एनसीपी और कांग्रेस पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगाया। ये इकलौता एक बड़ा एजेंडा लेकर एकनाथ शिंदे चल रहे हैं जिसके ऊपर वो उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रहे हैं। कल ही पहली बार उद्धव ठाकरे इस पूरे मुद्दे पर बोले थे। उद्धव ने हिंदुत्व पर एकनाथ शिंदे के सवालों का जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व धड़कन है, शिवसेना की धड़कन ही हिंदुत्व है। और उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में भी कहा कि बागी विधायक अगर वापस आ जाएं, बागी चाहेंगे अगर, तो वो मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देंगे, उनको कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहां आपको याद क्या रखना है? यहां आपको याद यह रखना है कि जो उद्धव ठाकरे आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो साल 2019 में इसी सीएम पद के लिए बीजेपी से लड़ गए थे और जो 25 साल पुराना राजनीतिक संबंध था शिवसेना और बीजेपी का, उस संबंध को तोड़ दिया था। अब वही उद्धव ठाकरे आखिरकार कैसे इतनी आसानी से सीएम पद को छोड़ने के लिए तैयार हो गए? और तो और अपने इमोशनल मैसेज में इस्तीफे की बात कहने वाले उद्धव ठाकरे ने महज 4 घंटे के अंदर सीएम आवास को खाली भी कर दिया। अब ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पहले से तय था। इस्तीफे वाला भाषण भी पहले ही लिखा जा चुका था, घर का सामान भी पहले से पैक हो गया था। जो बात अटकी हुई थी वो सिर्फ ऐलान की अटकी हुई थी, जिस ऐलान को इमोशनल तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए शिव सैनिकों को सीधा संदेश दे दिया। कल जब उद्धव ठाकरे और उनके परिवार ने सीएम आवास यानी वर्षा बंगलो खाली किया और वो अपने घर मातोश्री पहुंचे, तो वहां पर उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने एक विक्ट्री का साइन दिखाया था। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये उसी दौरान की तस्वीरें। अब इन तस्वीरों को देख तो लिया गया। आदित्य ठाकरे खड़े हुए हैं बीच में, आसपास समर्थक हैं, समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और आदित्य ठाकरे वो अभिवादन स्वीकार करते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि जब पार्टी टूट की कगार पर है, तब बागियों के सामने ठाकरे कमजोर और अकेले दिख रहे हैं, तो फिर विक्ट्री साइन बनाने का क्या मतलब है? इस तस्वीर के एक मायने तो ये निकलते हैं कि आदित्य ठाकरे ये कहना चाह रहे हो कि मुश्किल वक्त से हम पार पा जाएंगे, हालात बिगड़े हैं, हम सुधार ले जाएंगे। लेकिन इसके दूसरे मायने भी, और दूसरा मायना यह है कि जैसे आदित्य ठाकरे कह रहे हो कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये पूरा एक पटकथा के तहत एक प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। अंततः जीत हमारी होगी, घबराने वाली कोई बात नहीं। हालांकि यह बात भी खटकने वाली है कि उद्धव ठाकरे के समर्थक विधायकों की संख्या लगातार कम कैसे होती जा रही है। अब वो संख्या बदलती हुई तारीख के साथ कैसे कम हो रही है, ये जरा आपको हम बता देते हैं कि जो एमएलए कम कैसे हो रहे हैं और किस रफ्तार से हो रहे हैं। और ये याद रखिए, कौन से एमएलए कम हो रहे हैं? ये वो एमएलए हैं जो उद्धव ठाकरे के हैं।
उद्धव ठाकरे के ये समर्थक। अब आपको तारीख ब तारीख बताता हूं। पहली तारीख आप याद कीजिए, 20 जून की तारीख थी। उस दिन एमएलसी का चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी। उस वक्त हालात क्या थी? उद्धव ठाकरे के पास 53 विधायक थे। 24 घंटे पूरे हुए, तारीख बदली, अगली तारीख आ गई 21 जून। अब 21 जून से परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई। 21 जून को जब उद्धव ठाकरे को पता चला तो उनके पास विधायकों की संख्या बच चुकी थी 19 की। 19 एमएलए उद्धव ठाकरे के पास में थे। फिर तारीख बदलती है, तारीख आती है 23 जून। 23 जून को हालात क्या, इससे पहले 22 जून की हम लोग बात कर लेते हैं। तारीख आती है सामने 22 जून, उसमें उनके पास 16 विधायक बच जाते हैं। ठीक है, ये मानकर चलिए आप। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि पहले दिन उद्धव ठाकरे को बगावत की जानकारी नहीं थी, तो फिर दूसरे और तीसरे दिन बाकी बचे हुए विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश आखिरकार क्यों नहीं की, यह सवाल खटकता है। बगावत के दूसरे दिन 3 और शिवसेना विधायकों को शिंदे कैंप में जाने से रोका क्यों नहीं गया। इसी तरह 23 जून यानी आज शिवसेना के 7 और बागी विधायक शिंदे कैंप में शामिल हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि बचे हुए विधायकों को संभालने की कोशिश आखिरकार क्यों नहीं की गई। क्यों बचे हुए विधायकों को होटल या रिसोर्ट में नहीं ठहराया गया, जैसे कि एकनाथ शिंदे के साथ वाले विधायकों को ठहराया जा रहा है। और रिसोर्ट पॉलिटिक्स हालिया वक्त में हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में कई पार्टियों के बीच में देखी है कि अपने विधायकों को बचाने के लिए उनको एक बस में इकट्ठा करके एक सुरक्षित जगह ले जाया जाता है और बाहर एक बड़ा पहरा तैनात कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में तो सरकार आपकी है। ये मान लिया जाए कि पहले दिन जो विधायक गए आपको पता नहीं चला, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हर बीते दिन के साथ हर रात विधायकों की रवानगी होती रही, उनको रोका क्यों नहीं गया। शिवसेना ने अपने बचे हुए विधायकों पर पुलिस का पहरा क्यों नहीं लगाया। क्या विधायकों का एक एक करके जाना पहले से तय था क्या कांग्रेस और एनसीपी को यह संदेश देने की कोशिश थी कि शिंदे के पास दल बदल के लिए जरूरी 37 का जो जादुई आंकड़ा है उससे ज्यादा विधायक हैं और इसलिए उनके पास सरकार से बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यह बात भी हैरान करती है कि जो विधायक सुबह उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग करते हैं वो शाम होते होते शिंदे कैंप में चले जाते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जैसे कि एक एक करके बताता हूं आपको। विधायक संजय राठौर कल उद्धव ठाकरे की मीटिंग में थे, आज शिंदे कैंप में चले गए। विधायक दादाजी भाऊ से कल उद्धव ठाकरे की मीटिंग में थे और आज शिंदे कैंप में चले गए। विधायक रविंद्र फाटक कल उद्धव ठाकरे की मीटिंग में थे और रविंद्र फाटक के बारे में तो महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे के पीए के साथ में एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए गए थे कि आप वापस आ जाए, लेकिन वो भी शिंदे कैंप में चले गए। उद्धव ठाकरे के कैंप से एकनाथ कैंप में शामिल होने वालों में सबसे चौंकाना नाम भी यही है, रविंद्र फाटक का। जब शिंदे सूरत में थे तो उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर के साथ रविंद्र फाटक को उन्हें ही समझाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आज रविंद्र फाटक भी उद्धव का साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंच गए। यानी जिन्हें बागियों को मनाने की जिम्मेदारी की वही बागी हो चले। यह बात आसानी से गले उतरते दिखाई नहीं पड़ रही। एक बड़ी बात यह भी है कि 21 जून को जब सुबह बगावत की खबर आई तो शिवसेना की ओर से कोई पैनिक नहीं किया गया। संजय राउत ने दावा कर दिया कि विधायक वापस आ जाएंगे। बागी विधायकों से मनाने शिवसेना ने मिलिंद नार्वेकर को सूरत भेज भी दिया। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब गुजरात पुलिस ने नार्वेकर को होटल में एंट्री से रोका नहीं। मिलिंद नार्वेकर बड़े आराम से होटल के अंदर गए, पहले खुद एकनाथ शिंदे को वापस लौटने के लिए समझाया और जब एकनाथ शिंदे नहीं माने तो उद्धव ठाकरे की फोन पर उनसे बात कराई। दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 मिनट की बात हुई। बाद में दोनों ओर से बड़े आराम से बात की गई कि शिंदे ने उद्धव से हिंदुत्व की तरफ लौटने की अपील की। आप खुद ही बताइए, ऐसा होता है क्या कि बगावत करने वाला अपने नेता से फोन पर बात करे? पहले तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, इसलिए चीजें खटक रही। क्योंकि 2020 में एक ऐसा ही मामला कर्नाटक में हुआ था, आपको याद होगा,
जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायक कर्नाटक के एक होटल में रुके थे, तब दिग्विजय सिंह ऐसे ही बागी विधायकों से मिलने होटल पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें होटल में जाने नहीं दिया और दिग्विजय सिंह उस वक्त होटल के बाहर धरने पर बैठ गए थे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें उन्हीं के विधायकों से मिलने नहीं दिया गया। और आज की तारीख में हालात ये हैं कि जब नार्वेकर पहुंचते हैं तो पुलिस बड़े आराम से उनको न सिर्फ अंदर जाने देती है, वो एकनाथ शिंदे से खुद भी बात करते हैं और फोन पर उद्धव ठाकरे की बात भी करवाते हैं। 21 जून को विधायकों के बगावत की खबर के थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे ने विधायक दल की बैठक बुलाने का एक ऐलान कर दिया और यह ऐलान कर दिया कि जो विधायक बैठक में नहीं पहुंचेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तब से लेकर के आज तक 3 से 4 बार विधायक दल की बैठक बुलाने की सिर्फ बात कही गई, बागियों पर कार्रवाई का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक एक भी विधायक पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसा होता है क्या कि जब सत्ता पार्टी सब हाथ से निकलती दिखे तो बागियों पर कार्रवाई ना हो? हालांकि सामान्य राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है। ये वही शिवसेना है जो बागियों पर तुरंत एक्शन लेती थी। शिवसेना का आप जरा इतिहास देख लीजिए। 1975 में शिवसेना नेता हेमंत गुप्ते ने बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाया तो बाला साहब ठाकरे ने कार्रवाई करते हुए उन्हें और उनके समर्थकों को तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया। 1991 में छगन भुजबल ने 17 एमएलसी के साथ विद्रोह किया और दूसरी पार्टी बनाने की धमकी दी। इसी धमकी पर बाला साहब ठाकरे ने उन्हें मनाने की कोशिश तक नहीं की और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साल 2005 में जब नारायण राणे ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की तो बाला साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए नारायण राणे को भी पार्टी से बाहर कर दिया। 2005 में जब बाल ठाकरे के अपने भतीजे राज ठाकरे ने पार्टी से विद्रोह किया तो उन्हें भी नहीं मनाया गया। बाल ठाकरे ने उन्हें जाने दिया और मनाने की कोई कोशिश नहीं की थी। शिंदे कैंप के विधायक महाराष्ट्र से बाहर कैसे निकल गए, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, आपको जाननी चाहिए। 20 जून को महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ बाहर डिनर पर निकले। करीब 34 विधायकों को अपने साथ महाराष्ट्र से बाहर लेकर चले गए। क्या ऐसा संभव है कि कई मंत्री और कई विधायक एक साथ राज्य से बाहर निकल जाएं और सरकार के खुफिया विभाग को पता न चले? क्या मंत्रियों और विधायकों के सुरक्षा कर्मियों ने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी नहीं होगी क्या? किसी भी राज्य या दूसरे जिले में जाने से पहले एक प्रोटोकॉल होती है और इस प्रोटोकॉल के तहत मंत्रियों और विधायकों के मूवमेंट की जानकारी गृह मंत्रालय को राज्य के दी जाती है और ये जानकारी गृह मंत्रालय संबंधित राज्य या संबंधित जिले को देता है सुरक्षा के प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे जब डिनर पर लेकर गए तो क्या प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया? क्या ऐसा संभव है? आप फर्ज करके देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि कैसा संभव है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी ही नहीं होगी कि उनके 34 विधायक दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वो भी डिनर करने के नाम पर। क्या 34 में से एक भी विधायक ने अपने परिवार को जानकारी नहीं दी होगी कि भाई मैं डिनर करने जा रहा हूं एकनाथ शिंदे के साथ और हम किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं डिनर करने के लिए? आप ये याद कीजिए कि नवंबर 2019 में जब एनसीपी कांग्रेस के समर्थन से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी तो उस वक्त आनंद फानन में बीजेपी ने एनसीपी से अजित पवार को तोड़ लिया था और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस बार शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायक खुली बगावत कर रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए खुले तौर पर कह रहे हैं। उसके बावजूद बीजेपी खामोश है। अब यह लग रहा है कि बीजेपी को सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही कोई बीजेपी नेता उद्धव ठाकरे या शिवसेना के खिलाफ बोल रहा है। राजनीति में ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब ये पता चल जाए कि दोस्ती अब होने वाली है। जल्दबाजी मत कीजिए, चीजों को ठंडा होने दीजिए। इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की जाती। उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है और विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के अब तक कोई बयान देखे जाएं तो आप वो जरा बयान देखिए, उन बयानों को डिकोड कीजिए। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल। चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार किया जाएगा,
फिलहाल तो हम लोग दूर से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं राव साहेब पाटिल, वो कहते हैं कि हमने बागियों से कोई बात नहीं की, ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, बीजेपी का इससे कोई संबंध नहीं है, हम सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे अपने पास शिवसेना के 39 और 7 निर्दलीय विधायकों का दावा कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल को उन्होंने अब तक समर्थन वापसी की चिट्ठी नहीं दी, डिप्टी स्पीकर से अलग गुट की मान्यता भी नहीं मांगी, वो शिवसेना पर कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं। एनसीपी की तरफ से जब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की गई तो इसे भी उन्होंने नकार दिया। शिंदे सिर्फ महाविकास अघाड़ी से शिवसेना को वापस निकालना चाहते हैं। सवाल ये कि राजनीति में इतना आदर्शवाद कब देखा गया है आखिर कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें पार्टी नहीं चाहिए, भले ही 2/3 जो विधायक है हमारे साथ हैं, हो सिर्फ इतना कि जिस विचारधारा के साथ 2.5 साल पहले चुनाव लड़ा गया था उसी विचारधारा पर मौजूदा पार्टी वापस आ जाए। यही तो हो रहा है। पूरी कहानी में एकनाथ शिंदे ने कहीं भी उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती नहीं दी, हर जगह वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। शिंदे ने कल की अपनी चिट्ठी में भ्रष्टाचार का जिक्र किया, एनसीपी के अनिल देशमुख और नवाब मलिक का नाम लिखा, लेकिन शिवसेना के अनिल परब जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस और एनसीपी को दोषी ठहराया, यह जताने की कोशिश हुई कि कांग्रेस एनसीपी की वजह से शिवसेना को नुकसान हो रहा है। भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी कर रही है, शिवसेना एकदम पाक साफ है। चिट्ठी को पढ़कर यह साफ लगता है कि 2.5 साल की नाकामी को जितना भी ठीक रहा है, जो भी कमियां हैं वो कांग्रेस और एनसीपी पर फोड़ने की पूरी तैयारी। अब तक कांग्रेस और एनसीपी को लग रहा था कि यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है और शिवसेना इसे सुलझा लेगी। ये दोनों पार्टियां भी अब कंफ्यूज नजर आ रही। कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि इसके पीछे बीजेपी है, एनसीपी नेता अजित पवार कहते हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है। जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है उसमें हम महाविकास अघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है, और हम महाविकास अघाड़ी हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। इसमें क्या हुआ है वो पार्टी अंतर्गत उनका मामला है, तो उसके बारे में पार्टी के जो भी चीफ है, जो भी बाकी लीडर है वही डिसीजन लेंगे। हम उद्धव ठाकरे साहब के पीछे अभी है। बगावत के पीछे बीजेपी है सर, क्या आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। तो कल तक जो शरद पवार विपक्ष में बैठने को तैयार थे वो आज सरकार बचाने के लिए फ्रंट पर आ चुके हैं। कल वो इसे शिवसेना का आंतरिक मामला बता रहे थे, लेकिन आज शरद पवार कह रहे हैं कि गठबंधन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, सरकार रहेगी, यह सरकार जाएगी, इसका फैसला फ्लोर टेस्ट के जरिए विधानसभा में होगा। बागियों को मुंबई आकर बात करनी चाहिए, बागी विधायकों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी और हम सरकार बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। शरद पवार ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसे हालात देखे और हालिया हालात तो अजित पवार के चलते ही शरद पवार ने देखे थे, हालांकि मामला तब संभाल लिया गया था। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य को भी समझ नहीं आ रहा कि इस संकट से निकला कैसे जाए, क्योंकि उन्हें शायद यह एहसास हो चुका है कि शिवसेना गठबंधन से अब हटने वाली है। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, इस पर कांग्रेस और एनसीपी दोनों कंफ्यूज हैं और इसलिए दोनों पार्टियों ने गेंद अब उद्धव ठाकरे के पाले में डाल दी कि महाविकास अघाड़ी में रहना है तो ठीक है, बाहर जाना है तो ठीक है, जो भी फैसला करना है वो उद्धव ठाकरे अपने विवेक के हिसाब से कर। अब कंफ्यूजन की बात आई है तो कांग्रेस कैसे कंफ्यूज है, इसे इस बात से आप समझिए कि कांग्रेस की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि यह सब राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया जा रहा है, जबकि सब ये जानते हैं, समीकरण सबके साथ हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत लगभग तय है। फिर चाहे महाराष्ट्र में एनडीए को शिवसेना का साथ मिले या शिवसेना का साथ ना मिले, लेकिन इसके बावजूद
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी थ्योरी दे रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं। सुनिए जरा। ईडी का केसेस लगा के, सीबीआई को लगा के उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में भी किया, गोवा में भी किया, मणिपुर में भी किया, उत्तराखंड में भी किया, तो अभी वही महाराष्ट्र में भी वो अपना पवित्रा चला रहे हैं। और ये चुनाव तो हो रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो इसीलिए ये भी एक उनको होना है, नंबर्स होना है, इसीलिए ये कोशिश पूरा वो कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा गणित आपको बता दिया। अब तो जो चीजें नजर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे के हाथ में कमान है, पटकथा उनकी लिखी हुई है, अब ये पटकथा संभवतः उद्धव ठाकरे की लिखी गई है, ये भी संकेत मिल रहे हैं। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि इस पटकथा के आधार पर ही एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक हैं वो एक्ट कर रहे हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास की बात होगी और धरती पर एक्टिव हो चुके छठे महाविनाश का चैप्टर खुलेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में कई जगह एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस दिखाई पड़ रही हैं। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से पाताल तक इंसान की अग्नि परीक्षा चल रही है और कई देश इन हालातों से जूझ रहे हैं। ये हालात संकेत दे रहे हैं कि धरती एक बार फिर मुश्किल में है। सबसे पहले आपको अफगानिस्तान की बात बताते हैं। अफगानिस्तान में मंगलवार रात को भूकंप आया। 6.1 तीव्रता के भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1500 से ज्यादा लोग भूकंप में घायल हुए। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पख्तिका में आए इस भूकंप की तस्वीरों में बड़े पैमाने पर विनाश दिखाई पड़ रहा है। मृतकों को दफनाने के लिए लोग खुद ही कब्रें खोद रहे हैं। धरती के अंदर भूकंप का केंद्र सिर्फ 10 किलोमीटर गहरा था, जिसके चलते इतनी तबाही हुई है। सैकड़ों मकान खत्म हो गए। मलबे के चलते वहां की सड़कें गायब हो चुकी हैं। राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन खराब मौसम और बदहाल व्यवस्था के चलते राहत बचाव के काम में परेशानी भी आ रही है। तालिबानी सरकार प्रमुख अखुंजादा ने कहा कि मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। भूकंप में घायल हुए लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है। जमीन पर लोगों का इलाज किया जा रहा है। तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इतना विनाशकारी भूकंप सालों बाद आया है। 2002 में उत्तरी अफगानिस्तान में एक भूकंप आया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1998 में उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें 4500 लोगों की मौत हुई थी। और अब साल 2022 में ऐसा भूकंप आया है। उधर बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। पिछले 20 सालों में सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहे बांग्लादेश में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले ऐसी बाढ़ आई थी साल 2014 में, 2004 में, यानी 18 साल पहले। सिलहट और सुनामगंज में अभी भी 2 लाख लोग बाढ़ में फंसे हैं। बाढ़ के चलते 90 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लाखों घरों में बिजली नहीं मिल पा रही है। इंटरनेट मोबाइल सेवा काम नहीं कर रही है। हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। सिलहट और सुनामगंज में तो बाढ़ से 122 साल बाद ऐसे हालात बने। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। लाखों लोग बाढ़ के चलते घरों की छतों पर फंसे हैं, जिनके सामने अब खाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अभी मानसून की शुरुआत है। पहले से बाढ़ झेल रहे बांग्लादेश में बारिश के चलते हालात और भी ज्यादा विभत्स और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। साथ ही चीन भी बाढ़ का सामना कर रहा है। चीन में पिछले कई सालों से इस तरह की बाढ़ आई है। चीन का जियांग्शी प्रांत बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जियांग्शी में 5 लाख लोग बाढ़ के चलते घरों में कैद हो चुके हैं। जियांग्शी के मैन्युफैक्चरिंग हब ग्वांगडोंग में बाढ़ के चलते स्कूल, दफ्तर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद कर दिया गया। बाढ़ और बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ रहा है।
5 लाख से ज्यादा घर टूट चुके हैं, कई घर बाढ़ में बह चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों को खाना और साफ पानी तक नहीं मिल रहा। हालात ये कि लोग बाढ़ का ही पानी उबाल करके उसको पी रहे हैं। जियांगशी प्रांत में 28 मई से बारिश हो रही है। अभी तक यहां करीब 1 लाख लोगों को बाढ़ से निकाल लिया गया। बाढ़ के चलते 45,000 हेक्टेयर की फसल तबाह हो चुकी है, जिससे $50 करोड़ का नुकसान हो चुका है। चीन में बाढ़ से अब तक लगभग 2,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दक्षिण चीन के फुजियान प्रांत में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। बाढ़ के चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच रहा है। 1998 के बाद चीन में आई यह सबसे भयानक बाढ़ है। मध्य और दक्षिण चीन में बाढ़ से आफत आई तो उत्तर और पूर्वी चीन के प्रांतों में लोग हीट वेव से परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। चीन के मौसम विभाग का कहना है कि बीजिंग में तापमान 35 डिग्री से ऊपर जा सकता है। बीजिंग के पास ही हेबेई प्रांत में गर्मी से और बुरा हाल है। हेबेई में तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हेनन प्रांत के झेंगझू में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी से निपटने के लिए बीजिंग और हेबेई प्रांत में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तेज गर्मी के चलते डेली लाइफ प्रभावित हो रही है। गर्मी और हीट वेव के चलते चीन में बिजली की डिमांड बढ़ गई है, जिसे पूरा करने में अथॉरिटीज को परेशानी हो रही है। चीन बाढ़ और भीषण गर्मी दोनों झेल रहा है। देश में भी ऐसे ही हो रहा है। पूरा असम बाढ़ से जूझ रहा है। असम के 35 में से 32 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 5,577 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 56 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें 11 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बच्चे हैं। 21 जून तक बाढ़ के चलते असम में 81 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 64 लोगों की मौत सिर्फ डूबने से हुई। 1,08,000 हेक्टेयर जमीन की खेती एकदम खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ के चलते असम में जरूरी चीजों की कमी लगातार हो रही है। पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है। हालांकि 21 जून को वायुसेना के विशेष विमान से 1 लाख लीटर डीजल और पेट्रोल सिलचर भेजा गया। इसके अलावा रेलवे भी बाढ़ के हालात के बीच विशेष राहत ट्रेन चला रहा है। सेना लगी। सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। हवाई राहत से भोजन सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है। नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकाल करके राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। असम में फिलहाल 1600 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए, जिनमें 2,70,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। अकेले बरपेटा जिले में 88,000 लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। लेकिन धरती पर किस तरह से क्लाइमेट चेंज के चलते खतरा बढ़ रहा है, इसकी एक और तस्वीर दिखाते हैं। जून के महीने में कश्मीर में बर्फबारी हो रही। मंगलवार यानी 21 जून को कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद तापमान सामान्य से 16 डिग्री तक नीचे गिर करके 14 डिग्री पहुंच गया। कुपवाड़ा, राजौरी में बर्फबारी से हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। राजौरी में बर्फबारी के चलते 20 परिवार फंसे हैं। मौसम में आए इस बदलाव के चलते 7 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले जून 2015 में तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया था। दुनिया के कई देश मौसम में आए बड़े बदलाव की वजह से परेशान हैं। अमेरिका में इन दिनों लोग झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में 10 करोड़ की आबादी इस वक्त हीट वेव के चलते परेशान है। कैंसस सिटी, इंडियाना, ओहायो और केंटकी में तापमान 43 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। उमस भरी गर्मी के चलते अमेरिका के कैंसस सिटी में 2000 मवेशियों की मौत हो चुकी है। नेब्रास्का और नॉर्थ डकोटा में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए अमेरिका के कई राज्यों में वाटर स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जा रहा है, यानी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दुकानों, इमारतों के नीचे वाटर स्प्रिंकलर लगाए जाए हैं, जिससे कि लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप के कई देश हीट वेव झेल रहे हैं। पश्चिमी यूरोप के कई देशों में तापमान बढ़ रहा है। लंदन, पेरिस, रोम समेत कई शहरों में तापमान 30 से 37 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। यूरोप में गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली है।
इटली के ज्यादातर इलाकों में तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। उसके अलावा तुरीन, पेरूजिया, फ्लोरेंस और ब्रेसिका शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। और ये सब यूरोप में हो रहा है, जहां तापमान औसतन 22 से 25 डिग्री तक ही रहता है। हीट वेव के चलते लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, और खास तौर पर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। गर्मी से बचने के लिए लोग सड़क किनारे लगे फाउंटेन में नहा रहे हैं। फ्रांस की बात कीजिए। फ्रांस में 1 करोड़ 80 लाख लोग हीट वेव से प्रभावित हैं। बढ़ती गर्मी के चलते फ्रांस के जंगलों में आग लगने का अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्रांस में 2003 में सबसे भयंकर गर्मी को हीट वेव का सामना करना पड़ा था, गर्मी का सामना करना पड़ा था। 2003 में हीट वेव के चलते फ्रांस में 15,000 लोगों की मौत हुई थी। जिस तरह के हालात फिलहाल दुनिया में दिख रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या धरती छठे एक्सटेंशन यानी महाविनाश की तरफ बढ़ रही है क्या? क्योंकि अभी तक 5 बार धरती पर महाविनाश हो चुका है। साल 1500 से अभी तक पृथ्वी पर मौजूद 20 लाख ज्ञात प्रजातियों में से 2,60,000 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने को ही मास एक्सटेंशन कहते हैं। और अब वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब धरती छठे महाविनाश की तरफ बढ़ रही है, और ये पूरी तरह से इंसानी गतिविधियों के चलते होगा, क्योंकि मानव ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो जीव मंडल यानी बायोस्फीयर में छेड़छाड़ कर सकती है। पर्यावरण के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है, जिसका असर वेदर साइकिल पर यानी मौसम के चक्र पर पड़ रहा है, और बाढ़, भूकंप और हीट वेव जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस सामने आ रही हैं। इसके बाद पाठशाला में आपकी उम्र तय करने वाले 10 सेकंड का एक चैप्टर आपको दिखाते हैं। आपका शरीर कितना फिट है? स्वास्थ्य को देखते हुए आप कितने साल और जिएंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कुछ डॉक्टर्स ने एक आसान टेस्ट करने का दावा किया। इस टेस्ट के जरिए आप घर पर सिर्फ 10 सेकंड में जान सकते हैं कि आपकी हेल्थ कमजोर तो नहीं है। अगले 10 सालों में आपके स्वस्थ रहने और जीने के चांस कितने प्रतिशत हैं? 10 सेकंड के इस फिटनेस टेस्ट का नाम है 1 लेग स्टैंस। ब्राजील के डॉक्टर क्लैडियो ने ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक स्टडी के नतीजे पब्लिश किए। स्टडी के मुताबिक अगर आप 10 सेकंड तक एक पांव पर खड़े नहीं हो सकते, तो अगले 10 साल में स्वास्थ्य कारणों से आपकी मौत की आशंका लगभग 2 गुना बढ़ जाती है। इस टेस्ट को कैसे किया गया, ये आपको बताता हूं। इस टेस्ट के दौरान व्यक्ति को एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना होता है। आप नंगे पांव खड़े हो सकते हैं, जूते पहनकर खड़े हो सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी लेफ्ट या राइट यानी दाईं या बाईं कोई भी एक टांग को हवा में रखना होगा। किसी भी एक टांग को आप दूसरी टांग के पीछे रखेंगे, जैसा कि आप तस्वीर में देखा आपने। इस दौरान आपकी दोनों हाथों को सीधे और बॉडी के करीब रखना होगा। इसके बाद 10 सेकंड तक एक टांग पर खड़े रहना होगा। अगर आप बिना लड़खड़ा ये कर पाते हैं तो समझिए कि आपने टेस्ट पास कर लिया। नहीं कर पाए तो टेस्ट फेल। 10 सेकंड का ये टेस्ट कैसे और कितने लोगों पर किया गया और क्या नतीजे रहे, ये भी आपको बताते हैं। इस टेस्ट के लिए 51 से 75 साल की उम्र के बीच के 1702 लोगों को चुना गया। इनकी औसत उम्र थी 61 साल। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों पर टेस्ट किया गया जो चल फिर सकते थे। टेस्ट से पहले इन लोगों का वजन, शरीर में फैट की मात्रा को मापा गया। टेस्ट के दौरान 5 में से 1 व्यक्ति फेल हुआ, यानी 1702 में से 348 लोग 10 सेकंड तक एक पांव पर खड़े नहीं हो पाए। हर व्यक्ति को टेस्ट के लिए 3 मौके दिए गए। 70 साल पार कर चुके आधे से ज्यादा लोग टेस्ट में फेल हुए। 51 से 55 साल की उम्र के बीच के 5% लोग टेस्ट में फेल हुए। 56 से 60 साल की उम्र के करीब 8% लोग इस टेस्ट में फेल हुए। तो 61 से 65 की उम्र के बीच के 18% लोग फेल हुए। 66 से 70 साल की उम्र के बीच के 37% लोग फेल हुए। तो 71 से 75 की उम्र के बीच के 54% लोग इस टेस्ट में फेल हुए। जो लोग टेस्ट में फेल हुए उनमें से ज्यादातर को डायबिटीज या मोटापे की समस्या थी। इस टेस्ट से जुड़े रिसर्च में यह पता चला कि जो लोग इस टेस्ट में फेल हुए उनकी मौत की आशंका
टेस्ट पास करने वालों से 84% ज्यादा बढ़ जाती है। टेस्ट में फेल हुए लोगों में डायबिटीज की समस्या टेस्ट पास करने वालों से 3 गुना ज्यादा पाई गई। टेस्ट फेल करने वालों का वजन भी ज्यादा था। इस ओएसएल टेस्ट को सबसे पहले ब्राजील में साल 2008 में किया गया। इस टेस्ट के सही नतीजे जानने के लिए डॉक्टर्स ने उन लोगों को सालों तक लगातार ट्रैक किया जो टेस्ट में फेल हुए। डॉक्टरों को पता चला कि टेस्ट में फेल हुए 348 में से 123 लोगों की मौत टेस्ट फेल करने के 7 साल के अंदर हो गई। इनमें से 32% की मौत कैंसर से हुई, 30% की उम्र दिल के जुड़ी हुई बीमारियों से हुई, तो 7% लोगों की मौत कोरोना से हुई। 10 सेकंड टेस्ट के फायदे क्या हैं, ये बताता हूं आपको। इस टेस्ट के जरिए बुजुर्ग लोगों की हेल्थ के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक हर साल 6,80,000 लोगों की मौत गिरने से होती है। 10 सेकंड वाला टेस्ट ऐसे लोगों की जान बचा सकता है। टेस्ट सेफ है, कोई खर्चा नहीं। ओएसएल टेस्ट के लिए आपको रोजाना अपने 10 सेकंड निकालने हैं, यानी वक्त की ज्यादा बर्बादी भी नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक आप लगातार प्रैक्टिस से शरीर में बैलेंस को सुधार सकते हैं। यह टेस्ट 50 और 60 की उम्र के लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो ये टेस्ट क्या कहता है ये आपको बता दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है, जो कि कुछ और शिवसेना विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में शिवसेना के विधायक पहुंचे हैं। शिंदे कैंप में शामिल होने के लिए ये विधायक पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि शिंदे कैंप में पहुंचने वाले विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले शिंदे कैंप में जो विधायक पहुंचे थे उनकी संख्या आपको लगातार बताई। कैसे शिंदे कैंप लगातार बढ़ रहा है और कैसे महाराष्ट्र सरकार को 3 दिन हो चुके हैं पता चले हुए कि विधायक बागी हो रहे हैं, उसके बावजूद विधायक लगातार जाते जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो विधायक आने वाले थे वो विधायक यहाँ पहुंच गए और इस सामने दादाजी भूसे और संजय राठौर, ये यहाँ पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पे देखिए जो बात की जा रही थी कि कैसे होगा, जो ये जादुई आंकड़ा 37 की बात थी, तो 35 विधायकों के बाद जो 2 विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। संजय राठौर और दादाजी भूसे ये दोनों अंदर जा चुके हैं और अभी तुरंत यहाँ पहुंचे हैं। और साथ में जो यहाँ पे रविंद्र फाटक की बात हो रही है वो भी अंदर में होंगे। तो ये 3 विधायक यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि रविंद्र जो फाटक है वो एमएलसी है, लेकिन 2 जो हैं जो भूसे और राठौर ये दोनों एमएलए हैं। और इन दोनों के यहाँ पहुँचते ही जो मैजिक फिगर की बात हो रही है वो मैजिक फिगर पूरा कर लिया है एकनाथ शिंदे ने। जो नंबर की बात हो रही थी, सबको इंतजार था कि कब 37 हो जाए, क्योंकि 37 होने के साथ ही जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे आप बच जाएंगे। तो ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए जरूरी था कि 37 का आंकड़ा हो, 37 शिवसैनिक विधायक हो। और ये 37 विधानसभा विधायक जो है ये यहाँ पहुँच गए हैं और वो मैजिक आंकड़ा, जो मैजिक फिगर 37 विधायक की बात थी वो पूरा हो गया। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं जो महाराष्ट्र की सियासत के लिए और खास करके शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए आप कह सकते हैं कि शिवसेना के साथ अब सबसे बड़ा जो दावा है अब एकनाथ शिंदे का बनता है, क्योंकि उनका यही कहना था कि शिवसेना जो है, शिवसेना उनके साथ है, शिवसेना पार्टी उनकी है। और ये 37 विधायक मिलने के साथ ही ये आंकड़ा जो है पूरा हो रहा है। किरण मृत्युंजय के साथ अमित कुमार, टाइम्स ऑफ नवभारत, गुवाहाटी। तो हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जो कि इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं, होटल रेडिसन ब्लू के ठीक बाहर। और अमित लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे के गुट में क्या क्या हो रहा था ये बताया आपको, और इस वक्त अमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बताइए जरा कि इस वक्त क्या गतिविधि वहां पर है। जी देखिए, अभी बस थोड़ी देर पहले जो दो विधायक थे वो दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं। संजय राठौर, दादाजी भूसे और साथ में रविंद्र फाटक भी हैं जो कि एमएलसी हैं। तो कुल मिला के 3 विधायक आ गए हैं। जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं यहाँ पर और बाकायदा बहुत तेज़ी से गाड़ी आई और विशेष विमान से ये पहुँच गया। लेकिन जो मैजिक फिगर था अब
आप कह सकते हैं कि 2/3 मेजोरिटी के साथ 2/3 संख्या के साथ पूरा जो शिवसेना है उसकी कमान अगर आप देखिए तो वो अब एकनाथ शिंदे के साथ है। उनका जो आंकड़ा है 2/3 विधायक अब उनके साथ है, और जो मैजिक फिगर है जो कि एक पार्टी को, दल को तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है, तो उसके लिए नंबर्स उनको मिल गया है। हालांकि ये जो आखिरी में लोग आ रहे हैं, कहा यह जाता है कि कल तक या परसों तक इनकी जो सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ थी, तो ऐसे में कहीं आखिरी पल में कोई 1-2 विधायक धोखा न दे, तो जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ और विधायकों का इंतजार भी किया जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा। और एकनाथ शिंदे की कोशिश होगी कि जो विधायक है, शिवसेना विधायक, उसका जो आंकड़ा है उसको 37 से बढ़ाकर करीब 40 के आसपास ले जाया जाए, ताकि अगर 1-2 विधायक आखिरी पल में छिटकते हैं और या बहुमत जब वहाँ पर आता है, फ्लोर पे टेस्ट आता है, तब उस समय अगर 1-2 विधायक अगर इनको धोखा भी देते हैं, तब भी उनके पास आंकड़ा कम से कम 37 होना चाहिए। नहीं तो पूरा का पूरा जो मेहनत हुई है वो खत्म हो जाएगा। सारे लोग जो हैं एंटी डिफेक्शन के तहत आ जाएंगे और उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो बहुत ही पेशेंटली इस चीज़ को किया गया। देखिए एक और गाड़ी है जो अंदर गई है अभी, और तमाम लोग जो हैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। और अब इस 37 के आंकड़े को पूरा होने के बाद अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट अब अगली जो प्रोसेस होगी उसके लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या विधानसभा में इनको अलग मान्यता दी जाए, अलग गुट माना जाए, साथ ही साथ जो महाअघाड़ी सरकार है उससे समर्थन वापस ले। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी, क्योंकि 3 चिट्ठियाँ लिखी जाएगी, वो चिट्ठियों को भेजा जाएगा जो उपसभापति हैं विधानसभा के, उनके पास। इसके अलावा जो है राज्यपाल के पास जाएगा, समर्थन वापसी की चिट्ठी होगी, और विधानसभा सचिवालय जाएगा। तो जो हलचल है अब फिलहाल यहाँ पर है, तमाम लोग अंदर चले गए हैं। और ये जो जानकारी आ रही है कि दोनों विधायक दादाजी भूसे और जो संजय राठौर हैं, फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गए हैं, उनसे बात हो रही है। और अंदर माहौल जो है, जो एक टेंशन का माहौल था कि 37 का आंकड़ा कैसे पूरा हो जाए, तो वो 37 का आंकड़ा पूरा होते ही एक वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि हर कोई एक कंफर्ट लेवल पर आ गया है, कि उनको लगने लगा है कि ये जो एक बेसिक मैजिक फिगर था उसको उन्होंने टच कर लिया है। एक कॉन्फिडेंस जो है अब और बढ़ गया है। और इसके साथ ही जो अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनकी धड़कनें और तेज हो गई होगी, क्योंकि अब यहाँ से वैसे भी वापसी का रास्ता उनके लिए खत्म हो चुका था। और अब जब 37 यहाँ पे आ गया तो जो पार्टी है उस पर संकट आ गया है। सरकार तो जा ही रही थी, अब पार्टी भी उनके हाथ से जाती दिख रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, क्या रणनीति बनती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है टाइम्स ऑफ नवभारत पर कि एकनाथ शिंदे के साथ 37 शिवसेना के विधायक अब इस होटल में रेडिसन ब्लू में पहुंच चुके हैं, जो कि ये 37 फिगर वो है जो कि इस पूरे ग्रुप को दल बदल कानून से बचा लेगा। अमित जी बताइए, रविंद्र फाटक का पूरा रोल क्या है, क्योंकि पहले तो दारोमदार था उनके पास एकनाथ शिंदे को मनाने का। जी हाँ, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको देखें तो 2 दिन पहले ये वहाँ पे जाते हैं, सूरत जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उनको मनाया जाए एकनाथ शिंदे को, और उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ पर वह प्रयास असफल होता है और ये वापस जाते हैं। लेकिन अचानक आज जब लिस्ट आती है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर इस ग्रुप में शामिल होने में, उसमें उनका भी नाम आता है। तो ऐसे लोग भी पिछले आज जो आए हैं उसमें, और कल 1-2 लोग भी आए हैं विधायक, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 दिन तक उनकी जो सहानुभूति, उनका जो लगाव था वो उद्धव ठाकरे के प्रति था। तो ऐसे में एक डर जो है ये बना हुआ है कि 37 का आंकड़ा भले तो बहुत दिलचस्प खेल है। रविंद्र फाटक जिनके ऊपर दारोमदार दिया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से कि भाई आप जाकर के एकनाथ शिंदे को मनाइए, वो न सिर्फ खुद शिंदे कैंप में आते हैं बल्कि उनके साथ 2 और विधायक आते हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमसे जुड़ने के लिए। और पाठशाला में आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरें लगातार जारी रहने वाली।